हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान के इतिहास के बारे में। और आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा प्रमुख सभ्यताओं के बारे में। इससे पहले मैं एक सभ्यताओं के बारे में वीडियो बना चुका हूं, उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। और आज ये सभ्यताओं के बारे में हमारा सेकंड पार्ट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और आज हम एक नई सभ्यता के बारे में, एक नए पुरास्थल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज जो आपकी सभ्यता होगी वो बड़ी फेमस होगी और वो है गणेश्वर। कौन सी है? वो है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता है। अब आप लोग सभी जानते होंगे, छोटा सा बच्चा भी जानता है कि गणेश्वर जो है वो कहाँ है, किस जिले में स्थित सभ्यता है। सीकर में है, कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। तो नोट कर लीजिएगा, सीकर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है वो सीकर में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है कांतली नदी के किनारे स्थित है। कांतली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। तो जो गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर एक जगह पड़ती है, आप लोगों ने सुन रखा होगा, नीम का थाना। अब और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कांतली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अब देखिए इससे आगे इसको ताम्र सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। इसको ताम्र सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। क्या माना जाता है? तो इसको ताम्र सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। ठीक है। तो इसको ताम्र सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना। ठीक है। तो इसको ताम्र सभ्यताओं में सबसे प्राचीन माना जाता है। एवं इसको और अंडरलाइन कर लेना कि ताम्रकालीन सभ्यताओं की जब सबसे प्राचीन है तो ताम्रकालीन सभ्यताओं की इसको जननी माना गया है। ताम्रकालीन सभ्यताओं की इसको क्या माना गया है? जननी माना गया है। ठीक है। अंडरलाइन कर लेना, ताम्रकालीन सभ्यताओं की इसको जननी माना गया है। क्लियर? तो पूछा जा सकता है कि ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी जो है वो किस सभ्यता को माना गया है, या ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो आप लोग बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हो कि वो सभ्यता कौन सी है। वो सभ्यता जो है वो गणेश्वर है। अब चलिए हम इसके उत्खनन कर्ता के बारे में बात करते हैं। उत्खनन कर्ता किसके बारे में बात करते हैं? उत्खनन कर्ता के बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों ने आरसी अग्रवाल का नाम सुन रखा होगा, आप लोगों ने रतन चंद्र अग्रवाल का नाम सुन रखा होगा, जिन्होंने 1977 में इसका क्या किया था? उत्खनन किया था। रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है। इन रतन चंद्र अग्रवाल को ही आरसी अग्रवाल के नाम से जाना जाता है। इनको ही आरसी अग्रवाल के नाम से जाना जाता है। इनको ही आरसी अग्रवाल के नाम से जाना जाता है। क्लियर?
कई बार पूछ लिया जाता है रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल, तो दोनों का मतलब एक ही है। और तिथि की अगर हम बात करें तो 1977, ठीक है, 1977 ईस्वी में। क्लियर। तो आपको हमने इसका उत्खनन करता ताम्रकालीन सभ्यताओं की इसकी जननी माना गया है, इसको ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन माना गया है। ये जो है वो कांतली नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? सीकर में स्थित है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहां से कुछ चीजें प्राप्त हुई हैं, यहां से कुछ ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, यहां से कुछ ताम्र चीजें प्राप्त हुई हैं, ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें मुख्यतः मछली का कांटा, चूड़ियां और कृषि से संबंधित फावड़े प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं? फावड़े प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो ताम्र उपकरण, मछली का कांटा, चूड़ियां और फावड़े जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। और ये जो उपकरण प्राप्त हुए हैं ये किसके बने हुए हैं? ताम्र के बने हुए हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि किस सभ्यता से मछली का कांटा, चूड़ियां और जो फावड़े हैं वो प्राप्त हुए हैं? तो आपका निश्चित ही जवाब जो है वो गणेश्वर होना चाहिए, गणेश्वर सभ्यता होना चाहिए। ठीक है। ये मछली का जो कांटा है ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि किस सभ्यता से मछली का कांटा प्राप्त हुआ है। ठीक है। चलिए अब देखिए यहां से जो ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, इन जो ताम्र उपकरण हैं इनमें अधिकतम तांबे का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। क्योंकि ये जो सभ्यता है वो कैसी है? ताम्र सभ्यताओं में शामिल है। तो ये जो तांबा यहाँ से प्राप्त हुआ है इसमें लगभग 99% क्या इस्तेमाल हुआ है? तांबा इस्तेमाल हुआ है। यानी कि यहाँ के जो लोग थे वो धातुएं जो हैं वो शुद्ध तांबे की क्या करते थे? निर्मित करते थे। ये अच्छा पॉइंट हो सकता है कि किस सभ्यता में जो उपकरण वहाँ से प्राप्त हुए हैं उनमें 99% तक क्या है? तांबा है। ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कर सकते हो, भले ही आप चाहो तो कि इसमें 99% तक का तांबा प्रयोग किया गया है। आपने लिख लिया उपकरण में मछली का कांटा, चूड़ियां, फावड़े। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ 2-4 और मिले थे, सुइयां मिली थी, भाले मिले थे। सुइयां और भाले भी क्या हुए थे? यहां से प्राप्त हुए थे। ठीक है। अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं और समझिए, लिखना है यहां पर, अगर आपको नीचे दिख रहा होगा, यहां पर पत्थरों से निर्मित जो है वो मकान, पत्थरों से निर्मित जो है वो मकान, पत्थरों से निर्मित मकानों के साक्ष्य मिले हैं, मकानों के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? तो पत्थरों से निर्मित मकानों के साक्ष्य यहां से क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा पत्थरों से निर्मित मकानों के साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो क्या ईंटों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं हुए? जी हाँ, बिल्कुल ईंटों से निर्मित जो साक्ष्य है वो यहाँ से प्राप्त नहीं हुए। किसके मकानों के हुए हैं? तो बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित जो मकान हैं उनके साक्ष्य जो हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, भारत में ताम्र उपकरण एक ही स्थान पर, ठीक है, लास्ट लाइन लिख लीजिए, भारत में ताम्र उपकरण एक ही स्थान पर सर्वाधिक यहीं मिले हैं। ठीक है। तो इसको जल्दी से आप लोग उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद हम इसको मिटा देंगे, यानी कि रफ कर देंगे। ठीक है। जल्दी से फटाक से आप इसको उतार लीजिए। चलिए, तो देखिए एक बार और रिवाइज कीजिए। गणेश्वर जो सभ्यता है
वो कहाँ है, सीकर में स्थित है। ये किस नदी के किनारे है, तो ये कांतली नदी के किनारे स्थित है। इसको ताम्र सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वो माना गया है। ताम्रकालीन सभ्यताओं को इसको जननी माना जाता है। क्या माना जाता है, इसको ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। उत्खननकर्ता जो थे इसके रतन चंद्र अग्रवाल थे या आरसी अग्रवाल थे। 1977 ईस्वी में से ये सभ्यता जो है वो खोजी गई थी। ताम्र उपकरण यानी कि मछली का कांटा, चूड़ियाँ, फावड़े जो हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं और यहाँ से जो उपकरण मिले हैं उनमें 99% जो है वो तांबे के उपकरण हैं। पत्थरों से निर्मित मकानों के साक्ष्य जो है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी कि ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और भारत में ताम्र उपकरण एक स्थान पर सर्वाधिक जो है वो यहीं से क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। क्लियर। चलिए अब देखिए हम अगली सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि कौन सी सभ्यता लें, तो आप लोग ले सकते हो नगरी सभ्यता के बारे में पढ़ सकते हो। कौन सी, नगरी। तो लिखिए नगरी सभ्यता। क्या पढ़ना है, नगरी सभ्यता के बारे में पढ़ना है। तो आप लोग जानते होंगे जो नगरी जो स्थल है वो कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है, चित्तौड़ में। कहाँ पड़ता है, चित्तौड़ में पड़ता है, चित्तौड़ में। और आप ये भी जानते होंगे कि ये जो जगह है वो किस नदी के किनारे स्थित थी, तो लिख लीजिए किस नदी के किनारे स्थित थी। तो ये जो है वो बेड़च नदी के किनारे, बेड़च नदी के, बेड़च नदी के किनारे स्थित सभ्यता, बेड़च नदी के किनारे स्थित सभ्यता। ठीक है। अब देखिए इसका जो प्राचीन नाम मिलता है, क्या, इसका जो प्राचीन नाम मिलता है वो प्राचीन नाम क्या मिलता है, मध्यमिका नाम आपने जरूर सुन रखा होगा। क्या सुन रखा होगा, मध्यमिका। मध्यमिका जब आप हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ पढ़ते हो तो उसमें ये नाम आपको मिल जाता है। और जो मध्यमिका जो थी वो किसकी राजधानी रही है, तो सिबी जनपद जो है उसकी क्या रही है, राजधानी रही है। ठीक है, सिबी जनपद की राजधानी रही है, सिबी जनपद की राजधानी रही है। ठीक है, सिबी जनपद की क्या रही है, तो सिबी जनपद की राजधानी रही है, सिबी जनपद की राजधानी रही है। अंडरलाइन इसको कर लेना, आगे ये चीजें बहुत काम आती हैं। अब देखिए इसका जो उत्खनन की बात हम करें, इसका उत्खनन जो है वो किसके द्वारा किया गया, अब आपको मालूम है किसके द्वारा किया गया था, 1904 में भंडारकर साहब के द्वारा इसका उत्खनन जो है वो किया गया। 1904 में, कब किया गया, 1904 में D.R. भंडारकर, D.R. भंडारकर। आप इसको याद रख सकते हो कैसे, ये जो नगरी है, नगरी में पैसों के काफी भंडार रहे होंगे और ये जो है इसी भंडारकर के द्वारा क्या किया गया, इसका उत्खनन जो है वो किया गया। नगरी में पैसों के क्या थे, भंडार थे, तो भंडार से भंडारकर। अब देखिए चलिए, तो उत्खनन जो है वो 1904 में D.R. भंडारकर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, D.R. भंडारकर के द्वारा किया गया। यहां से उत्खनन में क्या प्राप्त हुआ है, यहां से उत्खनन में एक मंदिर प्राप्त हुआ है जो कि शुंगकालीन मंदिर है। यहां से उत्खनन में एक मंदिर प्राप्त हुआ है, एक मंदिर प्राप्त हुआ है जो कि शुंगकालीन मंदिर था। ठीक है, जो कि शुंगकालीन मंदिर है। अब ये मंदिर कैसा है, शुंगकालीन मंदिर है। इसके अलावा
यहां से शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। यहां से क्या प्राप्त हुए हैं? तो यहां से शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं, 2 शिलालेख भी मिले हैं। कौन कौन से शिलालेख मिले हैं? तो गोसुंडी शिलालेख और हाथीवाड़ा शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख और हाथीवाड़ा। हाथीवाड़ा शिलालेख यानी कि शिलालेख प्राप्त हुए हैं, एक गोसुंडी शिलालेख और दूसरा हाथीवाड़ा शिलालेख जो हैं वो क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। क्लियर? तो ये चलिए इससे ये जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं दोनों, ठीक है, ये दोनों जो शिलालेख हैं वो किसके द्वारा खोजे गए थे? तो श्यामल दास ददीवाड़िया के द्वारा खोजे गए थे। श्यामल दास ददीवाड़िया, याद रखोगे ना, किसके द्वारा खोजे गए थे? तो श्यामल दास ददीवाड़िया के द्वारा इनकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। तो इसमें याद रखना है उत्खनन 1904 में डी आर भंडारकर साहब के द्वारा किया गया। यहाँ से एक मंदिर जो है वो प्राप्त हुआ है उत्खनन में, जो कि शुंगकालीन मंदिर है, और इस मंदिर की जो खोज की गई थी वो भंडारकर साहब के द्वारा की गई, डी आर भंडारकर के द्वारा की गई। शिलालेख जो हैं वो गोसुंडी शिलालेख और हाथीवाड़ा शिलालेख जो वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और इनकी जो खोज की वो श्यामल दास ददीवाड़िया के द्वारा की गई। ठीक है, अब देखिए ये जो गोसुंडी जो शिलालेख है इसकी खोज तो श्यामल दास के द्वारा की गई थी, लेकिन यहां पे नीचे एक पॉइंट लिखना है कि जो लिख लीजिए, गोसुंडी शिलालेख को सर्वप्रथम डी आर भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया। तो सबसे पहले इसको किसके द्वारा पढ़ा गया? डी आर भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया। और आपको यह पॉइंट भी याद रखना है कि जो ये शिलालेख है ये वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन शिलालेख है। किसका? वैष्णव जो संप्रदाय है उसका सबसे प्राचीन आप लोगों को शिलालेख मिलेगा। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना कि डी आर भंडारकर के द्वारा इसको सबसे पहले पढ़ा गया, और ये जो शिलालेख है वो वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन शिलालेख है। कौन सा शिलालेख है? गोसुंडी शिलालेख है। कहाँ से प्राप्त हुआ? नगरी से प्राप्त हुआ है। उत्खनन किसके द्वारा किया गया? डी आर भंडारकर साहब के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1904 में किया गया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो हैं, प्रत्येक पॉइंट महत्वपूर्ण है। आप लोग जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिया होगा। अब मैं इसको क्या कर देता हूं? अब मैं इसको रफ कर देता हूं, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो प्राचीन नाम इसका क्या मिलता है? मध्यम का मिलता है। सिवी जनपद की क्या रही है? राजधानी रही है। उत्खनन जो है वो 1904 में डी आर भंडारकर के द्वारा किया गया था। यहाँ के उत्खनन एक मंदिर जो है वो प्राप्त हुआ है, जो कि क्या है? शुंगकालीन मंदिर है। शिलालेख जो है वो गोसुंडी शिलालेख है, हाथीवाड़ा शिलालेख है। ठीक है, श्यामल दास ददीवाड़िया के द्वारा, और जो गोसुंडी शिलालेख है वो डी आर भंडारकर साहब के द्वारा सबसे पहले पढ़ा गया था। चलिए, अब देखिए हम अगली सभ्यता के बारे में बात करते हैं, यानी कि बागौर के बारे में बात करने वाले हैं। बागौर को आपने कई बार पढ़ रखा होगा। देखिए, बागौर जो है वो कहाँ स्थित है? बागौर, बागौर, ठीक है, कहाँ पे है? भीलवाड़ा। याद रखना है, बागौर कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। जो गौर यानी कि गौर से किसी चीज को गौर से ध्यान करके तीर मारने वाला कौन होता है? भील होता है। किसी चीज को
गौर से देख, जो भील होता है वो तीरंदाजी करता है तो बड़े गौर से करता है। तो बागौर कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। क्लियर? तो याद रखना है बागौर भीलवाड़ा में स्थित है। और कोठारी नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे स्थित सभ्यता, स्थित सभ्यता। तो बागौर कहां पे? भीलवाड़ा में। कहां पे? भीलवाड़ा में। किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। यानी कि भील ने गौर से एक चिड़िया को देखा और उसको पकड़ के कहां बंद कर दिया? कोठरी में बंद कर दिया। ठीक है, याद रखोगे ना? चलिए अब हम बात करते हैं इसके उत्खननकर्ता के बारे में। उत्खननकर्ता, इसके जो उत्खननकर्ता हैं वो वीरेंद्रनाथ मिश्र हैं। कौन हैं? इसके जो उत्खननकर्ता हैं वो हैं डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र। कौन है इसके उत्खननकर्ता? तो इसके उत्खननकर्ता जो हैं वो है डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र और एक साथी और थे इनके साथ, LS लेस्विन। NS लेस्विन जो थे इनके साथी थे, ये भी इस उत्खनन में इनके साथ थे। ठीक है, अब देखिए जो बागौर से साक्ष्य मिले हैं वो आहड़ सभ्यता से मिलते जुलते हैं। तो लिखना है यहां से प्राप्त साक्ष्य, यहां से प्राप्त साक्ष्य आहड़ सभ्यता से मिलते हैं। ठीक है, या उसके समान हैं, या उससे मिलते हैं, या उस सभ्यता से क्या है? समान हैं। अब देखिए बागौर सभ्यता की जो जानकारी है वो महासतियों का टीला, किससे? महासतियों के टीले के उत्खनन, महासतियों के टीले के उत्खनन से इस संबंध में, महासतियों के टीले के उत्खनन से इस संबंध में जानकारी मिलती है। किस संबंध में? तो महासतियों के टीले के उत्खनन से, महासतियों का टीला बड़ा था उसका उत्खनन किया गया और उससे इस संबंध में क्या मिली? जानकारी जो है वो प्राप्त हुई थी। क्या जानकारी मिली? क्या जानकारी मिली? तो राजस्थान में कृषि एवं पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं, राजस्थान में कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं, यहीं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में कृषि एवं पशुपालन, राजस्थान में कृषि एवं पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो यहीं से प्राप्त होते हैं। याद रखना है कि राजस्थान में बागौर भीलवाड़ा से, राजस्थान में कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागौर से प्राप्त होते हैं, बागौर से प्राप्त होते हैं और बागौर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक दो बार बोल दो इसको तुम कि राजस्थान में कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागौर से प्राप्त होते हैं, बागौर से प्राप्त होते हैं, जिसकी खोज वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा की गई थी। ये कोठारी नदी के किनारे है। LS लेस्विन जो थे वो वीरेंद्रनाथ मिश्र के साथ थे। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य जो हैं वो आहड़ सभ्यता से मिलते हैं या उसके समान हैं। महासतियों के टीले के उत्खनन से इस संबंध में क्या मिली थी? जानकारी मिली थी कि यहाँ जो है प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। बोलोगे एक बार कि कृषि और पशुपालन के क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद लिखना है कि यहां से जो प्राप्त अवशेष हैं, यहां से प्राप्त जो अवशेष हैं वो मध्य पाषाण काल के अवशेष हैं। यहां से प्राप्त जो अवशेष हैं, यहां से प्राप्त जो अवशेष हैं वह है मध्य पाषाण काल, वह है मध्य पाषाण काल के अवशेष हैं, मध्य पाषाण काल के अवशेष हैं। किसके अवशेष हैं? वो मध्य पाषाण काल के अवशेष हैं। क्लियर? तो यहां से प्राप्त जो अवशेष हैं वो कैसे अवशेष हैं? मध्य पाषाण काल के अवशेष हैं। चलिए एक लाइन और लिख लीजिए इसके नीचे, अगर आपको दिख रही होगी तो, कि जो यहाँ के लोग थे वो अपने औजार तथा शस्त्र बनाने में माहिर थे। यहाँ के जो लोग थे वो पत्थरों के औजार, वो किसके औजार बनाने में माहिर थे? वो पत्थरों के औजार बनाने में माहिर थे। ठीक है, ये लोग क्या करते थे? पत्थरों के जो औजार थे उनको निर्मित करने में माहिर थे, और इस सभ्यता को आदिम सभ्यता और सभ्यताओं का संग्रहालय भी कहा जाता है। इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? आदिम सभ्यता एवं सभ्यताओं का संग्रहालय। ठीक है, क्या कहा जाता है? सभ्यताओं का संग्रहालय कहा जाता है। जल्दी से इसको उतारिए, उसके बाद मैं इसको मिटाता हूं, रफ करता हूं। ठीक है, इसको संस्कृति का संग्रहालय कर लीजिए, संस्कृति। ठीक है, संस्कृति का संग्रहालय। तो जल्दी से इसको उतारिए, इसके बाद मैं इसको रफ करता हूं। तो बाग और भीलवाड़ा में इसको आदिम सभ्यता और संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। कोठारी नदी के किनारे स्थित सभ्यता है। उत्खननकर्ता वीरेंद्रनाथ मिश्र और एल.एस. लेस्विन जो थे, यहाँ से प्राप्त जो साक्ष्य हैं वो आर्य सभ्यता से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? तो आर्य सभ्यता से मिलते हैं। इसे महासतियों के टीले की जो खुदाई है वो यहीं पर हुई थी। इसके अलावा राजस्थान में कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो यहीं से प्राप्त होते हैं, और यहाँ से मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। और यहाँ के जो लोग थे वो पत्थरों के औजार जो है वो निर्मित किया करते थे। ठीक, चलिए अब देखिए, हम जो अगली सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे वो सभ्यता है आपकी रेड। कौन सी? रेड। और आप लोग सभी जानते होंगे कि ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता कहाँ पर स्थित है? ये सभ्यता टोंक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? टोंक में स्थित है। ठीक है, रेड कहाँ पे स्थित है? एक दो बार बोलो, रेड सभ्यता टोंक में स्थित है, टोंक में स्थित है। ठीक है, अब देखिए ये जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ढील नदी के किनारे, ढील नदी के किनारे यह सभ्यता स्थित है। अरे बोलो, कौन सी नदी के किनारे यह सभ्यता स्थित है? तो ढील नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? ढील नदी के किनारे यह सभ्यता स्थित है। इसको अंडरलाइन करके लिख लेना। ठीक है, अब इसके जो उत्खननकर्ता थे, इसके जो उत्खननकर्ता थे वो केदारनाथपुरी और आप लोगों के फेमस रहे दयाराम साहनी साहब थे। ये कौन थे? दयाराम साहनी और केदारनाथपुरी थे। कौन थे? दयाराम साहनी, लिख लीजिए, दयाराम साहनी, और दूसरा केदारनाथपुरी। अरे कौन कौन के नाम लिखा दिए मैंने? एक दयाराम साहनी का लिखा दिया, एक केदारनाथपुरी का नाम लिखा दिया। किस सभ्यता के उत्खनन के लिए लिखाया? रेड टोंक के लिए लिखाया। ठीक है, चलिए, तो उसके उत्खननकर्ता के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। अब देखिए, इस सभ्यता की कुछ विशेष बातें मैं आप लोगों को कर लेता हूं। तो यहाँ की जो खुदाई हुई, यहाँ का जो उत्खनन हुआ, तो यहाँ के जो उत्खनन है उससे कुछ सिक्के प्राप्त हुए थे। और वो जो सिक्के थे वो कहाँ से रिलेटेड थे? तो वो सिक्के जो थे वो मालव गणराज्य से रिलेटेड थे। मालव गणराज्य के, मालव
गणराज्य के सिक्के यहां से उत्खनन में प्राप्त हुए। किस में प्राप्त हुए हैं? उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। वो सिक्के कहाँ से रिलेटेड थे? मालव गणराज्य से रिलेटेड है। इसके अलावा यहाँ से चांदी की आहत मुद्राएं जो हैं वो प्राप्त हुई हैं, या आप लोग बोल सकते हो पंचमार्क जो सिक्के हैं वो प्राप्त हुए हैं। उनकी जो संख्या है वो 3075 है। तो नोट डाउन कीजिए, यहाँ से आहत मुद्राएं या पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जिनकी संख्या 3075 है। कितनी संख्या है इनकी? इनकी जो संख्या बताई गई है वो 3075 बताई गई है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको भारत का प्राचीन टाटानगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का प्राचीन टाटानगर। अरे क्या कहा जाता है? भारत का प्राचीन टाटानगर कहा जाता है। ठीक है, टाटानगर कहा जाता है, भारत का प्राचीन टाटानगर कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का प्राचीन टाटानगर जो है वो इसको कहा जाता है। बताइए आप लोग क्या कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का टाटानगर किसको कहा जाता है? रेड टोंक को कहा जाता है। किसके द्वारा उत्खनन किया गया? दयाराम साहनी साहब के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखोगे ना, केदारपुरी साहब जो थे उनके साथ थे। अब देखिए, इसको टाटानगर कह दिया गया। अब टाटानगर ऐसे ही नहीं बोला, क्यों बोला गया इसको टाटानगर? क्योंकि भारत में यहाँ से सर्वाधिक जो चांदी की जो मुद्राएं हैं वो प्राप्त हुई हैं। ठीक है, सर्वाधिक चांदी की मुद्राओं के कारण, मैंने यहाँ लिखा दिया है ऊपर, सर्वाधिक चांदी की मुद्राओं के कारण, ठीक है, सर्वाधिक चांदी की मुद्राओं के कारण यहाँ से जो उत्खनन है वो जो है प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ से जो बर्तन प्राप्त हुए हैं, बर्तन बंदर की आकृति के समान, किसकी आकृति के समान? बंदर की आकृति के समान बर्तन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहां से बंदर की आकृति के समान जो है वो बर्तन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहां से आलीशान इमारतों के साक्ष्य भी क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। तो लिख लीजिए, आलीशान इमारतों के साक्ष्य, आलीशान इमारतों के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं, आलीशान इमारतों के साक्ष्य जो हैं वो यहां से प्राप्त हुए हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? आलीशान इमारतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहां से यज्ञ से रिलेटेड सिक्के मिले हैं जिनको अपोलो की खंडित मुद्राएं कहा गया है। यहां यज्ञ से अपोलो की खंडित मुद्राएं, जिन्हें यहां यज्ञ से अपोलो की खंडित मुद्राएं, जिन्हें सही है ना, यहां यज्ञ से अपोलो की खंडित मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए, रेड जो है वो कहाँ है? टोंक में है। किस नदी के किनारे स्थित है?
तो ढील नदी के किनारे स्थित है। इसके जो उत्खननकर्ता हैं तो वो दयाराम साहनी साहब हैं, उसके साथ केदारपुरी भी थे। यहाँ से मालव गणराज्य के सिक्के उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। यहाँ से आहत मुद्राएं या पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनकी संख्या 3075 है। कितनी है? 3075 है। बोलिए कितनी है? 3075 है। भारत का प्राचीनतम नाम इसको टाटा नगर का टाइटल जो है वो दिया गया। किसका दिया गया? टाटा नगर का दिया गया। क्यों दिया गया? यहाँ सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई, चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई। यहाँ के जो बर्तन हैं, यहाँ के जो बर्तन हैं वो किस आकृति के हैं? बंदर आकृति के प्राप्त होते हैं। आलीशान इमारतों के जो निर्माण की बात यहाँ कही गई है कि यहाँ से आलीशान इमारतें पहले हुआ करती थी, उसके बाद यहाँ यज्ञ से अपोलो के खंडित मुद्राएं जो हैं वो प्राप्त हुई हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए मिटा दें इसको मिटा देते हैं। अब हम इससे आगे की सभ्यता के बारे में चर्चा करते हैं, यानी कि कौन सी सभ्यता के बारे में चर्चा करें बताइए? तो हम रंग महल के बारे में बात करेंगे कि जो रंग महल है उसके बारे में है। तो उम्मीद है ये जो आपको कराया जा रहा है ये आपको समझ में भी आ रहा होगा, आप लोग इसको अच्छे से लिख भी रहे होंगे, याद भी कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए रंग महल किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम रंग महल के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? रंग महल के बारे में बात कर रहे हैं। और आप लोगों को मालूम ही होगा कि जो रंग महल है वो कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप हनुमान जी के मंदिर पर गए होंगे तो हनुमान जी के क्या लगा होता है? रंग लगा होता है। ठीक है, तो रंग महल हनुमानगढ़, भूलोगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, रंग महल हनुमानगढ़, क्लियर? तो ये जो सभ्यता है रंग महल वो कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। अब जैसे ही हनुमानगढ़ का नाम आया तो निश्चित ही आपके दिमाग में घग्गर नदी, सरस्वती नदी का रूप आ गया होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए घग्गर सरस्वती नदी। ठीक है, घग्गर या जो सरस्वती नदी है वो। अब देखिए रंग महल, यहां से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहां से सैंधव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सैंधव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं और यहां से इसके साथ ही कुषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य भी मिले हैं। कुषाण वंश आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो कुषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य भी मिलते हैं। इसके अलावा इसका जो काल माना जाता है, वो कितना माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से लेके और लगभग 300 ईस्वी। अरे बोलना एक बार, क्या लिखा है मैंने? 1000 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी। कितना? 1000 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी इसका क्या माना गया है? इसका काल माना गया है। ठीक है, अब इसके उत्खननकर्ता के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? उत्खननकर्ता के बारे में बात करें तो डॉक्टर हन्नारेड। ठीक है, क्या नाम था उनका? डॉक्टर हन्नारेड। ठीक है, याद रखोगे क्या नाम था इनका? इनका नाम था डॉक्टर हन्नारेड, जिन्होंने राजस्थान पुरातत्व विभाग की ओर से क्या किया था? उत्खनन किया था। ठीक है, चलिए, तो डॉक्टर हन्नारेड जो थे ये कहाँ से बिलोंग करते थे? स्वीडन से बिलोंग करते थे। और स्वीडन से एक दल आया था
उस दल ने राजस्थान पुरातत्व विभाग की परमिशन लेकर ये क्या किया था, उत्खनन किया था। ठीक है, तो रंग महल, हनुमानगढ़, घग्गर, सरस्वती नदी, सैंधव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, कोषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। काल 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी, उत्खननकर्ता डॉक्टर हन्ना रेड्डी जो स्वीडन दल के साथ यहाँ पर आए थे और यहाँ पर राजस्थान सरकार की ओर से निर्देशन प्राप्त करने के बाद इन्होंने जो उत्खनन है वो किया था। इसके अलावा यहां से कनिष्क, किसके बाद कहा, कनिष्क, कौन सा कनिष्क, प्रथम। ठीक है, कनिष्क प्रथम, कनिष्क प्रथम से लेकर कनिष्क सेकंड, कनिष्क सेकंड की कुछ मुद्राएं मिलती हैं, की कुछ मुद्राएं मिलती हैं। ठीक है, कि कुछ जो मुद्राएं हैं वो क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, तो मैं बात कर रहा हूं कनिष्क प्रथम एवं कनिष्क सेकंड की जो मुद्राएं हैं वो यहां से प्राप्त होती हैं। इसके अलावा आप लोगों ने वासुदेव का नाम सुन रखा होगा, वासुदेव। ठीक है, यहां लिख लीजिए भले ही, वासुदेव, वासुदेव के सिक्के भी मिले हैं, वासुदेव के सिक्के भी मिले हैं। ठीक है, किसके सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो वासुदेव के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम इसको रफ करते हैं। रंगमहल, हनुमानगढ़, घग्गर, सरस्वती नदी, वासुदेव के सिक्के भी यहाँ से मिले हैं। सैंधव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कोषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। इसका काल 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व माना गया है। उत्खननकर्ता डॉक्टर हन्ना रेड्डी स्वीडन से थे। कनिष्क प्रथम से लेकर कनिष्क सेकंड की कुछ मुद्राएं भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और इस प्रकार रंगमहल से संबंधित पॉइंट्स जो है वो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो रंगमहल, हनुमानगढ़, घग्गर, सरस्वती नदी, वासुदेव के सिक्के मिले हैं। सैंधव सभ्यता के अवशेष, कोषाणकालीन सभ्यता के अवशेष, 1000 से 300 ईस्वी जो है इसका काल माना गया है। उत्खनन डॉक्टर हन्ना रेड्डी स्वीडन से। कनिष्क फर्स्ट और सेकंड की मिलती हैं, मुद्राएं मिलती हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो सभ्यता है कौन सी, पीलीबंगा। कौन सी सभ्यता है आपकी, है पीलीबंगा। ठीक है, यह सभ्यता भी कहाँ पड़ती है, कालीबंगा, पीलीबंगा। तो पीलीबंगा हनुमानगढ़ में पड़ती है, वही सरस्वती और घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़। ठीक है, सरस्वती और घग्गर नदी। सिंधु सभ्यता के अवशेष, सिंधु सभ्यता के अवशेष, विशेष प्रकार के घड़े जो हैं वो यहाँ से क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। विशेष प्रकार के घड़े, विशेष प्रकार के जो घड़े हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पीपल के वृक्ष के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। किसके, पीपल के वृक्ष के प्रमाण। लिख लीजिए, पीलीबंगा हनुमानगढ़ में है, सरस्वती और घग्गर नदी के किनारे है, सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि पीलीबंगा के लोग जो थे वो रिलेटेड जो सिंधु सभ्यता की जो चीज़ें थी वही ये चीज़ें, वही समान चीज़ें ये इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर विशेष प्रकार के घड़े जो हैं वो प्राप्त हुए हैं और यहाँ से पीपल के वृक्ष के साक्ष्य जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो 3 से 4 पॉइंट ही आपको इस सभ्यता के अंतर्गत क्या करने हैं, नोट डाउन करने हैं। जल्दी से इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, रफ कर दूंगा। ठीक है, तो जल्दी 1 2 3 स्टार्ट कीजिए, लिखिए। मिटा दें इसको अब, क्योंकि पॉइंट काफ़ी कम थे इसमें, 3 से 4 ही पॉइंट थे। अब देखिए, इससे आगे जो सभ्यता है आप लोगों ने पढ़ी होगी, आप लोगों की जानी पहचानी कौन सी सभ्यता है, बैराट। बैराट सभ्यता, ये वही सभ्यता है कौन सी, विराटनगर। ये वही सभ्यता है महाभारत काल के दौरान पंजाब पांडवों के द्वारा जो अज्ञातवास का समय था वो यहीं पर क्या किया गया था, व्यतीत किया गया था। ठीक है,
तो ये जो बैराट सभ्यता है, जिसको कौन सी सभ्यता के नाम से और जाना जाता है? विराटनगर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? विराटनगर सभ्यता। अरे बोलो कौन सी सभ्यता? विराटनगर सभ्यता। तो बैराट जो सभ्यता है, कौन सी सभ्यता है? बैराट जो सभ्यता है, इसको विराटनगर सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो विराटनगर या बैराट सभ्यता जो है वो बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। तो डालिए पॉइंट, बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। अब कितने लोग जानते हैं कि बाणगंगा नदी जो है, ऐसा मानते हैं कि अर्जुन के तीर के द्वारा इसका क्या हुआ था? उत्खनन हुआ था, इसलिए इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा। इसके अलावा इसको ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट भी आप पीछे वाले याद रखोगे कि इसको अर्जुन की गंगा और ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो बैराट सभ्यता, इसका उत्खनन जो है वो कहाँ हुआ? तो इसका उत्खनन जो है वो बाणगंगा नदी के किनारे हुआ था, उस बाणगंगा नदी के किनारे हुआ था। और जो बैराट है, ये बैराट किस लिए प्रसिद्ध भी है कि ये जो थी वो उस समय मत्स्य महाजनपद, किसकी बात कर रहा हूं मैं? मत्स्य जनपद की राजधानी भी रहा। ठीक है, मत्स्य जनपद की राजधानी भी रहा। और मैंने आपको बताया था कि महाभारत काल के दौरान यहाँ पर पांडवों के द्वारा अपना अज्ञातवास जो है वो बिताया गया था। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं उत्खननकर्ताओं के बारे में कि इनका जो उत्खनन है वो किन किन के द्वारा किया गया था। तो इसका जो उत्खनन है वो 1936 से 7 कौन? आप लोगों के जाने पहचाने दयाराम साहनी साहब। ठीक है, किसके द्वारा? दयाराम साहनी साहब के द्वारा 1936 और 1937 के दौरान इसका क्या किया गया? उत्खनन किया गया। और इस उत्खनन के दौरान बहुत सी जानकारियां जो हैं वो प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसका जो उत्खनन है वो किसके द्वारा भी कराया गया था? सवाई मानसिंह सेकंड के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया। ठीक है, सवाई मानसिंह द्वितीय के समय पर उनके द्वारा इसका क्या कराया गया? उत्खनन कराया गया। अब उत्खनन हो गया, दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन कर दिया गया, लेकिन यहाँ से जो उत्खनन में प्राप्त जो साक्ष्य थे वो क्या क्या थे? ब्राबू के शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुए थे। कितने प्राप्त हुए थे? 2 हुए थे। अरे कितने हुए थे? 2 हुए थे। कहाँ से हुए थे? बैराट से हुए थे। अरे बैराट में कहाँ से हुए थे? तो समझिए कहाँ से हुए थे। देखिए बैराट के अंदर ये जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है, बैराट के अंदर ये धरातल मैंने बना दिया, तो इसमें क्या पड़ती हैं? पहाड़ी पड़ती हैं। पहाड़ ऐसे होते ना। ठीक है, ये क्या बना दिए? ये मैंने पहाड़ बना दिए। और ये ब्राबू का शिलालेख जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से हुआ है? बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? अरे बोलिए कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बीजक की पहाड़ी। ठीक है, बीजक की पहाड़ी से ये जो कौन सा प्राप्त हुआ है? तो यहां से जो प्राप्त हुआ है वो भाब्रू शिलालेख। ठीक है, कौन सा प्राप्त हुआ है? तो भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ है। कहां से हुआ है? तो बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ये जो सेकंड पहाड़ी है इसको किस नाम से जानते हैं? तो आप लोग कभी जयपुर गए होंगे और सुना भी होगा, गणेश डूंगरी। और तीसरी जो है गणेश
डूंगरी, ये बीजक की पहाड़ी, ये गणेश डूंगरी, और ये वाला जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? भीम डूंगरी के नाम से। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? भीम डूंगरी के नाम से जाना जाता है। तीनों के नाम याद हो गए ना आपको, एक बीजक की पहाड़ी, दूसरी का नाम क्या है? गणेश डूंगरी है, और तीसरी का नाम क्या है? तीसरी का नाम है भीम डूंगरी। ठीक है, तो ब्राभू के कितने शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं? 2 प्राप्त हुए हैं। अरे कितने प्राप्त हुए हैं? 2 प्राप्त हुए हैं। तो जो ब्राभू शिलालेख है आप लोग सब जानते होंगे, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, कि ये किससे संबंधित है? ये अशोक से संबंधित है। अरे ये किससे संबंधित है? ये अशोक से संबंधित है। तो जो दूसरा मिला है वो किससे संबंधित है? तो वो भी अशोक से संबंधित है। अरे किससे संबंधित है? तो अशोक से संबंधित है। ठीक है, तो बीजक की पहाड़ी ब्राभू शिलालेख जो किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है। कितने प्राप्त हुए? 2 प्राप्त हुए, और दोनों के दोनों जो हैं वो किससे संबंधित हैं? अशोक से संबंधित हैं। क्लियर? समझ आ गया ना कि यहाँ से 2 शिलालेख जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। एक ब्राभू शिलालेख जो है वो प्राप्त हुआ है, और दूसरा किसके द्वारा ये शिलालेख जो हैं वो प्राप्त किए गए? अशोक के समय के शिलालेख हैं। ठीक है, अब इन शिलालेखों को खोजा किसके द्वारा गया था? इन शिलालेखों को खोजा किसके द्वारा गया था? तो यहाँ नीचे लिख लीजिए, पहला जो शिलालेख मिला था, पहला जो शिलालेख मिला था ये कैप्टन रॉबर्ट के द्वारा, पहला जो शिलालेख मिला था वो कैप्टन रॉबर्ट के द्वारा खोजा गया। कब खोजा गया था? तो ये जो शिलालेख है वो 1837 में खोजा गया, 1837 में कैप्टन रॉबर्ट के द्वारा। ठीक है, कैप्टन रॉबर्ट जो थे इनके द्वारा ये जो पहला इसका शिलालेख है, ब्राभू का शिलालेख है, ये खोजा गया था। अब दूसरा जो है वो किसके द्वारा खोजा गया था? तो दूसरा यहां आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, लिख लीजिए, कार्लाइल। किसके द्वारा खोजा गया? कार्लाइल के द्वारा खोजा गया, कार्लाइल के द्वारा। ठीक है, कार्लाइल के द्वारा। कौन सा? दूसरा। तो आपको दोनों पता चल गए ना, कैप्टन रॉबर्ट के द्वारा खोजा गया, और जो 1837 में खोजा गया था, और ये जो दूसरा है ये किसके द्वारा खोजा गया? कार्लाइल के द्वारा खोजा गया था 1871 से 1872 के मध्य। ठीक है, लिख लेना 1871-72। क्योंकि अब आप लोग सोचेंगे सर ये मिला तो एक ही दिन में होगा ना, ऐसे थोड़ी 2 साल में जाके मिला हो, लेकिन जो उत्खनन का कार्य होता है ये समय अवधि इसकी मानी जाती है कि आप किसी काम को कब स्टार्ट करते हो और कब पूर्ण कर लेते हो। ठीक है, तो कैप्टन रॉबर्ट 1837 और कार्लाइल के द्वारा 1871 से 72 में ब्राभू शिलालेख जो है वो मिला। ठीक है, अब देखिए ये जो दूसरी है भीम की डूंगरी, ये जो भीम की डूंगरी है क्या है? भीम की डूंगरी है, यहां से महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। ठीक है, महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं, महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो यहां से महाभारत कालीन जो अवशेष हैं वो क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? भीम डूंगरी से प्राप्त हुए हैं। अरे बोलो एक बार, भीम डूंगरी से महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं यहां से। और जो बीजक की पहाड़ी है यहाँ से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ब्राभू का शिलालेख प्राप्त हुआ है, और ये जो ब्राभू का शिलालेख जो प्राप्त हुआ है इसको 1840 में, कब? 1840 में कोलकाता के संग्रहालय में पहुंचा दिया गया था। अरे कहाँ पहुंचा दिया गया था? कोलकाता के संग्रहालय में पहुंचा दिया गया था। कब पहुंचा दिया गया था? 1840 को। ठीक है, याद रखोगे ना, ये पॉइंट भले ही नोट डाउन कर लेना कि कोलकाता संग्रहालय में, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता या कलकत्ता, कोलकाता संग्रहालय में, कोलकाता संग्रहालय में ब्राभू का शिलालेख वर्तमान में स्थित है, का शिलालेख वर्तमान में स्थित है। ठीक है, तो इसको कोलकाता का जो संग्रहालय था उसमें पहुंचा दिया गया था। ठीक है, कौन से? ब्राभू के शिलालेख को। ठीक, अब देखिए ये जो भीम डूंगरी है यहाँ से महाभारत कालीन अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि भीम ने महाभारत काल के दौरान जब अज्ञातवास पर था तो यहाँ भीम डूंगरी में एक पहाड़ी पर लात मारी थी और उस लात से पानी निकल आया, तो उसको भीमताल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं उसको? उसको भीमताल बोलते हैं, भीमताल या भीम तालाब,
ठीक है, भीम तालाब। क्लियर, समझ गए ना। ऐसा कहा जाता है कि भीम ने यहाँ की जो पहाड़ी है उस पर लात मारी और लात से पानी निकल आया और वहाँ पर भीमताल या भीम तालाब जो है वो क्या हो गया, निर्मित हो गया। क्लियर आया, समझ में आया, ठीक है। अब इसको मिटा दूं मैं, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए जो ब्राभु शिलालेख जो यहां से प्राप्त हुआ है उस पर ब्राभु शिलालेख जो है इसमें धम्म संघ और बुद्ध के शब्द जो हैं वो क्या है, नीचे निर्मित हैं। धम्म संघ और बुद्ध के शब्द जो है वो ब्राभु शिलालेख में नीचे अंकित हैं। ये पॉइंट भी लिख लेना, क्या अंकित है, धम्म संघ और बौद्ध, ये शब्द जो हैं वो शिलालेख पर लिखे हुए हैं, ठीक है। मिटा देते हैं। इसकी जो लिपि है ना, इसके ऊपर जो लिपि लिखी हुई है वो कैसी है, सर्पिलाकार है। मैंने जब ये आपकी सभ्यताएं जब शुरू कराई थी उस समय मैंने इस लेखन शैली के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो निश्चित ही ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, रफ करते हैं, ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, बैराट सभ्यता, विराट सभ्यता इसको कहा जाता है, बाण गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसको अर्जुन की गंगा या इसको ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये मत्स्य जनपद की क्या रहा था, राजधानी रहा था। उत्खननकर्ता 1936 में दयाराम साहनी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। सवाई मानसिंह द्वितीय के समय पर इसका उत्खनन जो है वो कराया गया था। ये कोलकाता संग्रहालय में ब्राभु शिलालेख जो है वो वर्तमान में स्थित है। ब्राभु शिलालेख पर धम्म संघ और बौद्ध जो हैं वो लिखे हुए हैं। इसके अलावा इसमें एक बात और लिखी हुई है कि अशोक के द्वारा गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था, वो बात भी यहाँ पर इंगित है। बीजक की पहाड़ी से ब्राभु शिलालेख मिले। अशोक के फर्स्ट जो है वो कैप्टन रॉबर्ट के द्वारा 1837 में और सेकंड जो है वो कार्लाइल के द्वारा। एक यहाँ पर गणेश डूंगरी है और एक भीम डूंगरी है। भीम डूंगरी से महाभारत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर भीमताल स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि भीम के द्वारा लात मारने से भीमताल या भीम तालाब का निर्माण हो गया, ठीक, क्लियर। चलिए अब देखिए, मैं अगली सभ्यता के बारे में आपको बताऊंगा। बहुत छोटी सभ्यता है, लेकिन कोई भी चीज़ एग्जाम्स की दृष्टिकोण से छोटी बड़ी नहीं होती, ठीक है। कोई भी चीज़ एग्जाम्स के दृष्टिकोण से छोटी बड़ी नहीं होती। तो हम बात कर रहे हैं सुनारी। सुनारी कहाँ है, सुनारी है झुंझुनू। सुनारी कहाँ है, सुनारी, सुनारी क्या है, सुनारी। देखो दो शब्द आते हैं, एक आता है सुनारी। तो नारी क्या पहनती है पैरों में, पायल पायल, या फिर नृत्य करते समय घुंघरू पहने जाते हैं। और जो घुंघरू पहने जाते हैं वो क्या करते हैं, झुनझुन की आवाज़ करते हैं, ठीक है। जब भी शब्द है सुनारी तो नारी जो पैरों में पहनती है वो क्या पहनती है, पायल पहनती है, वो क्या करती है, झुनझुन की आवाज़ करती है, ठीक है। तो याद रखोगे ना, सुनारी। सुनारी की जो सभ्यता है वो कहाँ स्थित है, झुंझुनू में स्थित है। चलो ये बात तो मान ली कि वो झुंझुनू में स्थित है, ठीक है। लेकिन इसका जो उत्खनन किया गया, इसका जो उत्खनन किया गया वो कब किया गया, तो इसका उत्खनन जो है वो राजस्थान पुरातत्व विभाग की ओर से 1980-81 के मध्य में किया गया। तो लिख लीजिए 1980-81 में किसके द्वारा, राजस्थान पुरातत्व विभाग। किसके द्वारा किया गया, अरे बोलो किसके द्वारा किया गया, राजस्थान पुरातत्व विभाग 1980 से 81। सुनारी झुंझुनू कहाँ पड़ता है, झुंझुनू में पड़ता है। याद रखोगे ना, भूलोगे तो नहीं। यहां से लोहे अयस्क से, यहां से लोहे अयस्क से, लोहे अयस्क से अयस्क निर्मित करने की भट्टियां मिली हैं, भट्टियां प्राप्त हुई हैं। तो लोह अयस्क से अयस्क निर्मित करने की भट्टियां जो हैं वो यहाँ से प्राप्त हुई हैं। प्राचीनतम भट्टियां जो हैं वो प्राप्त हुई हैं। तो लिख लेना, प्राचीनतम
भट्टियों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अरे क्या हुए हैं? प्राचीनतम भट्टियों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो प्राचीनतम भट्टियों के साक्ष्य जो हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं लोहे के। तो इसके अलावा यहाँ से लोहे से बना कटोरा मिला है, लोहे से बना कटोरा प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से लोहे से बना कटोरा जो है वो प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ से लोहे से बने कटोरे के अलावा तीर और प्याले भी मिले हैं, तीर और प्याले भी मिले हैं, तीर और प्याले भी मिले हैं। यहाँ से मौर्यकालीन, यहाँ से मौर्यकालीन, शुंगकालीन और कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, सभ्यता के अवशेष मिले हैं। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि जो सुनारी है वो झुंझुनू में है। उत्खनन 1980-81 में राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा किया गया। लोहे अयस्क के निर्माण के लिए यहाँ से भट्टियाँ मिली हैं। प्राचीनतम भट्टियों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं भारत में। लोहे से बना कटोरा मिला है, इसके साथ यहाँ से तीर प्याले के भी अवशेष भी मिले हैं। मौर्यकालीन, शुंग, कुषाण सभ्यता के भी अवशेष यहाँ से मिले हैं। तो आने वाली जो कुछ सभ्यताएं हैं वो रह गई हैं, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा समय इस क्लास का हो चुका है। इसके जो कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, कुछ सभ्यताएं रह गई हैं, कुछ पुरास्थल रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर करा दूंगा, आप लोग उसे भी देखिएगा। उम्मीद है ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मुझे प्रतिक्रिया देना, बताना कमेंट्स करके कि आपको ये कैसा लगा। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।